अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूला करें। तो आइए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आर्यन ड्यूटी से वापस लौटा तो खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर ड्यूटी से वापस आते से बहुत रात हो जाती थी, मगर आज कुछ अजीब था जो इसे महसूस हो रहा था, कुछ गैर मामूली। आमतौर पर इसकी वापसी पर घर जगमग करता रहता, मगर आज सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने एक नज़र शाज़िया पेंशन को देखा, जहाँ भी हर सू खामोशी, वहशत और अंधेरे का राज था। अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए सर झटक कर वो दाखिली दरवाजे को डुप्लीकेट चाबी से खोलता अंदर आया। हाथ मारकर इसने स्विच बोर्ड से लाइट चलाई। सब कमरों के दरवाजे बंद थे। इसने हैरत से आंखें सुकेट कर खिड़की की तरफ देखा, जो अभी 11 बजा रही थी। मैं गलत जगह तो नहीं आया? हैरानी से इसने इतराफ का जायजा लिया। अचानक किसी ने इसके कंधे पर दबाव डाला तो वो चूम कर मुड़ा। काले शलवार सूट में शाल और अपने इर्द गिर्द लपेटे आलिया संजीदगी से इसकी तरफ देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? सब सो गए क्या? इसने हैरानी से पूछा। वालेकुम सलाम, हाँ सब सो गए हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दूँ। आलिया ने किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो इसे नहीं बता पाई कि आज की रात सब पर नींद हराम थी। ओके, मैं आता हूँ। आर्यन एक नज़र इसे देखता, दो सीढ़ी एक साथ पलंगता अपने कमरे में जा घुसा। 10 मिनट बाद फ्रेश सा वो वापस किचन में चला आया। आप ही? आर्यन के पुकारने पर आलिया, जो आटा फ्रिज में रख रही थी, इसकी तरफ मुड़ी। इधर आए, यहाँ बैठे। इसने कुर्सी खींचकर इसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। अब बताएं क्या हुआ है? वह संजीदगी से खाना खाते हुए पूछ रहा था। आलिया खामोशी से सर झुकाए अल्फाज तलाश कर रही थी। दानियाल, वो सिसकी। आर्यन फौरन सीधा हुआ। नुमाला खल्क से नीचे जाने से इनकारी हो गया। पानी पीकर वो जल्दी से बोल उठा कि क्या हुआ इसे? न जाने क्यों इसका लहजा पल भर को कांपा था। इसे शहजेब अंकल ने घर से निकाल दिया। वो बराए लहजे में बोली। आप भी बहुत बुरा मजाक है, कसम से। आर्यन नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला तो लहजे में दबा दबा गुस्सा भी था। मैं सच कह रही हूँ, आलिया इसे सब बताती गई। वो सब जो आज हुआ, आर्यन दम सादे से सुन रहा था। हर कर वो फट पड़ा। इतना सब हो गया और तुम लोगों से इतना भी नहीं हो पाया कि मुझे इतला दे देते? न जाने वो कहाँ होगा। बेतबारी की भी हद है। इसका किरदार हमारे सामने रहा है हमेशा, और इसे ऐसे। वो शदीद गुस्से में बोला और उठ खड़ा हुआ। आलिया भी फौरन खड़ी हुई। किधर जा रहे हो? अंकल और बाकी सबसे तो मैं कल सुबह ही बात करूंगा, मगर फिलहाल मैं इसे ढूंढने जा रहा हूँ। जज्बाती है वो, न जाने कहाँ होगा। दुआ कीजिएगा आप ही वो ठीक हो। अपना मोबाइल उठाता, बटवा संभालता वो बाहर को लपका तो आलिया नम आंखों से इसकी पुश्त देखती रही। जानती थी वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो दानियाल से बहुत मोहब्बत करता था। कभी जताता नहीं था, मगर इसे दानियाल बहुत अजीज था। इसके दिल ने बेख्तियार एक बार फिर दानियाल शाहजेब के हक में बेहतरी की दुआ की थी। आर्यन का इरादा पहले करीबी पार्क जाने का था। दानियाल अक्सर वहां जाता था। वो पार्क के अंदर जाने ही वाला था कि इसका फ़ोन बजने लगा। रुक कर इसने जेब से फ़ोन निकाला। फाहद की कॉल देखकर इसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। इससे वाहद को भी बुलाना था। इस तरह मिलकर ढूंढना अकेले ढूंढने से ज़्यादा बेहतर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ हो? तो फाहद ने आम से लहजे में पूछा। यार दानियाल। फाहद ने इसकी बात फ़ौरन बीच में काटी। मेरे घर आ जाओ, फिर बात होगी। फाहद ने कहा कर कॉल काटी। फ़ोन जेब में मुंतकिल करने के बाद वो नपे तुले कदम उठाता फाहद वाला चला आया। फाहद इसे दाखिली दरवाजे के पास ही चक्कर काटता नजर आया। आर्यन को देखकर फाहद फौरन इसकी तरफ आया। आर्यन सीधा लॉन्च में चला आया। क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है? फाहद का अंदाज हैरानी लिए हुए था और आर्यन के बराबर में ही बैठा मुतफक्कर सा नजर आ रहा था दानियाल को। और फिर आर्यन इसे सब बताता गया, वो सब जो आज हुआ था, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इतना सब हो गया बेचारे के साथ। तभी मैं कहूँ, वो शख्स जिसने कभी खाने से इनकार नहीं किया, आज वो कैसे इनकार कर रहा था? संजीदा सिचुएशन में भी ना ये फनी था वैसे। वो पुरसोच अंदाज में बोला। आर्या ने बेख्याली से कहा, फिर जैसे चूंक कर सीधा हुआ। आंखें सुकेड़े इसने फाहद को दिखा। तुमने अभी कहा कि इसने खाने से इनकार किया? मतलब? वो हैरानी से बोला। क्या मैंने ये कहा? फहद का अंदाज सवालिया था। हाँ बिल्कुल। अब बताओ किस कमरे में है वो? इसे घूरते हुए बात के आखिर में वो खड़ा हुआ और इधर उधर नजरें घुमाने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि इसने ऐसा किया?
फहद ने एक और सवाल किया। आर्यन संजीदगी से इसकी जानिब मुड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बेसाख्ता बोला। तो फहद मुतमिन अंदाज में मुस्कुराया। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें बता दूं, फ़ोन भी इसीलिए किया था, मगर अब तुम्हारी बात सुनकर सोचा पहले तुमसे पूछ लूं कि कहीं तुम्हें भी इस सब पर यकीन तो नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत हर्ट हुआ है, मैं नहीं चाहता कि अब मज़ीद हो। फहद संजीदगी से बोला तो लहजे में फ़िक्र ही फ़िक्र थी। आर्यन मुस्कुराया। इतना करते हो इसका, तभी हर वक्त फहद फहद करता रहता है। आर्यन ने इसके बाजू पर मुक्का मारा। कोई सड़ने लगा हमारी मोहब्बत देखकर। फहद कंधा सहलाते हुए शरारती लहजे में बोला। ला हौल वला कुव्वत, मुझे क्या ज़रूरत। आर्यन खफकी से बोला। बातें करते हुए दोनों इस कमरे तक आए जिधर दानियाल था। सो रहा है, नींद की गोली दी थी। फहद ने अंदर दाखिल होने से पहले आर्यन को बताना ज़रूरी समझा, जिस पर आर्यन इससे सख्त नज़रों से घूर कर रह गया। फहद सटपटाया और फ़ौरन बोला। बहुत परेशान था और तबीयत भी ठीक नहीं लगी थी मुझे। बस मुझे इसकी तो बस। फहद ने बात के आखिर में भरपूर मासूमियत दिखाते हुए कंधे अचकाए। आर्यन मुस्कुरा कर रह गया। दानियाल को एक नज़र देखने के बाद अब वो मुतमईन था। आगे क्या होगा सोचा तूने? बाहर आते ही फहद ने दोबारा पूछा। कल इससे असल बात पूछेंगे कि इस तस्वीर का क्या चक्कर है, इसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। मेरा सारा शक असगर रहमानी पर है। इसकी तबीयत तो कल मैं साफ करके आऊँगा। आर्या ने मुठियाँ भींची, अपने गुस्से पर बमुश्किल काबू पाया था। फहद जानता था कि तबीयत की सफाई नॉर्मल तो हरगिज नहीं होगी। तो तू रहने दे यार, मैं चला जाऊँगा इसकी तबीयत दुरुस्त करने, तो दानी को देख लेना। फहद ने इसका कंधा थपथपाया। वो तो दोनों बातें करते करते सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। सुनो, सुबह से मत बताना कि मैं आया था। शाम में आकर खुद बात करूंगा मैं। दाखिली दरवाजे के पास पहुंचकर आर्या ने इसे तनबीह की तो फहद ताजीमन झुका। आर्या ने इसे गुड नाइट कहता चल दिया। फहद की नज़रों ने इसका तब तक ताकुब किया जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुआ। कई बोझल दिन और कई बेरौनक रातें गुजर गईं। इस वाक़ये को एक हफ्ता होने को आया था, मगर दानियाल की कोई खैर खबर नहीं थी। अपने दिल का वो क्या करती जो पल पल तड़पता रहता था। भले वो जैसा भी निकला, बेएतबार ही सही, मगर दिल का क्या करती। वो अपने दिल को वो लाख समझा चुकी थी, मगर ये दिल न जाने क्यों हमक हमक कर इसके दीदार को तड़पता रहता। इर्द गिर्द इसके शोख जुमले, कहके और मुस्कुराहटें गूंजती रहती। कभी शाम को लॉन में चली आती तो खाली पड़ी कुर्सियां इसका मुंह चढ़ाती। इस दिन के बाद जैसे दोनों घरों के अफराद अपनी अपनी जगह चोर से बन गए थे। कभी एक दूसरे का सामना हो भी जाता तो नजरें चुरा कर गुजर जाना जैसे मामूल बन गया। ना वो देर रात तक चलती महफिलें होती, ना वो बातें, ना कह के। यूं महसूस होता कि दानियाल गया तो अपने साथ सारी रौनकें भी समेट कर ले गया। इसके दम से चहकते लॉन्च खामोश पड़े मातम करना रहते। घर में भी सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे होते। मुस्कुराहट सबके होंठों से ऐसी रूठी थी कि इस दिन के बाद कोई मुस्कुरा भी ना सका था। यूं जैसे कह के मुस्कुराहट भी दानियाल शाह की मोहताज थी। हफ्ता पहले की इस स्याह शाम फलक अफंदी ने सिर्फ दानियाल शाहजेब को नहीं खोया था, इसने अपनी बेहतरीन दोस्त को भी खो दिया था। इस दिन के बाद अमल के इसके सामने नहीं आई थी। नूर की जुबानी से मालूम हुआ था कि अमल को बुखार है। वो अमल से मिलने भी गई थी, मगर खामोशी से रुख मोड़कर अमल ने गोया साफ साफ अंदाज में जता दिया था कि तुम जा सकती हो। 7 गुजरे लम्हे आंखों के सामने से गुजरते तो यूं महसूस होता कि न जाने कितनी सदियां बीत गई हैं। हर काल को लपक कर उठाना जैसे मामूल बन गया था। न जाने कोई काल दानियाल की हो, क्या पता। सर्द शाम के साए गहरे हुए तो अकबिलान में चली आई। शाल अच्छे से अपने इर्द गिर्द लपेटे, आंखें उदासी से शाम जाती शाम को तक रही थी। सरमई आसमान पर परिंदों पर पर फैलाए उड़ते चले आ जा रहे थे। वो अपना रिस्क समेटे अपने मस्कन को लौट रहे थे। कहाँ हो तुम दानी, लौट आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, बस एक बार। वो दुखी अंदाज में बड़बड़ाई तो खुश्क आंखों से एक बार फिर गर्म स्याल बहने लगी। वो पागल नहीं जानती थी। जिस गुनाह के लिए वो दानियाल को माफ़ करना चाहती थी वो कभी इसने सरजद किया ही नहीं था। कहीं माजी से निकल कर लड़खड़ाता दानियाल इसकी तरफ आ रहा था। बेइख्तियार वो रुकी और आंखों के जरिए दिल की प्यास बुझाने लगी। हम मुयस्सर क्या हुए, लोग कदर करने का मफ़हूम ही भूल गए। दानियाल की आवाज़ पास ही गूंजी।
اس کا دل چاہا اس وقت کو یہیں روک لے، اپنی مٹھی میں قید کر لے، مگر افسوس وقت کو اپنی مٹھی میں قید کرنے کا اختیار ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ انسان کو کسی دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب وہ اس سے بچھڑ جاتا ہے۔ دانیال کی سنجیدہ سی آواز پھر کہیں ارد گرد سنائی دینے لگی۔ سماعت کو اس سے بھلی کوئی آواز معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنی بے وقوفی یاد آ رہی تھی۔ دانیال کی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ اگر وہ اسے تنگ کرنا چاہتا تھا تو فلک کا جی چاہا چیخ چیخ کر کہے، دانیال میں بہت تنگ آ گئی ہوں، بس واپس آ جاؤ۔ بے بس سی اپنی خالی ہاتھوں کی لکیریں دیکھتی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ گری۔ دانی ہونٹ ہلے اور بے آواز سی سرگوشی خود میں بہت شدت سمیٹے ہوئے تھی۔ شام کے گہرے ہوتے سائے دکھ سے اس لڑکی کی بقا دیکھ رہے تھے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان میں دیکھتے اس وجود نے پردے برابر کیے، پھر تھکے تھکے قدم اٹھاتا وہ بیڈ پر آ گرا۔ یہی تمہاری سزا ہے فلک افندی، ایک اچھے لڑکے کا دل دکھایا ہے تم نے۔ میں تمہیں تب تک معاف نہیں کروں گی جب تک دانی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ جی میرا بھائی گھر واپس آ جائے۔ امل نے اپنے آنسو پونچھے۔ وہ دانیال کی کمرے میں کھڑی ہر تصویر کو چھوتی ماضی کو محسوس کر رہی تھی۔ اپنے آفس میں بیٹھے آریان کی سوچوں کا محور دانیال تھا۔ اس دن سے دانیال کی چپ نہیں ٹوٹی تھی، نہ ہی وہ کچھ بتانے کو تیار تھا۔ فہد اور آریان کے اصرار پر بس اتنا بولا، مجھے اپنے کردار کی صفائی پیش نہیں کرنی، نہ آپ لوگوں کے سامنے نہ کسی اور کے سامنے، اور فہد اگر تم مجھ سے بیزار ہو گئے ہو تو بتا دو، میں چلا جاتا ہوں۔ اس کی بات پر مزید ان دونوں نے اسے کچھ نہ کہا اور نہ ہی اسے گریدا۔ جانتے تھے وہ بلا کر ضدی اور جذباتی ہے، ابھی تو خیر وہ ان کی نظروں کے سامنا ہے، مگر اگر واقعی وہ جو ناراض ہو کر چلا گیا تو اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ دفعتاً دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز پر وہ خیالات سے باہر آیا۔ کمان اس کی بھاری روبدار آواز پورے کمرے میں گونجی تو پی اے کافی لیے اندر آیا۔ سر اے سی پی فہد آنے والے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آریہ نے سر ہلایا۔ ہاں جب وہ اسے اندر بھیج دینا۔ پی اے کپ رکھنے کے بعد فوراً باہر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ فہد فل یونیفارم میں مسکراتا ہوا اس کی طرف آیا۔ جانی خیریت؟ آریہ نے اس کی پھیلتی مسکراہٹ کی وجہ جاننی چاہی۔ دانیال نے سب بتا دیا ہے مجھے، فہد نے فخری انداز میں کالر اچکاتے ہوئے ایک انداز سے کہا۔ آریہ نے اپنی بیڈ کھرچی۔ بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ اس کا مطلب بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ چلو اب جلدی سے بتاؤ سب۔ آریان فوراً میز پر بازو رکھے آگے کو جھکا۔ ایسے کیسے بتا دوں؟ پتہ ہے کتنا مشکل تھا اس سب سے سب اگلوانا؟ بہت زیادہ مشکل۔ میری جگہ تم ہوتے تو وہ کبھی نہیں بتاتا۔ یہ تو میں ہوں جو سب اگلوا لیتا، بلا بلا بلا۔ یہی نا؟ ہو گیا بس اب آگے بولو۔ بات کیا ہر تک اس کا لہجہ کرخت ہو گیا تھا۔ فہد نے اسے گھورا۔ چپ رہ، مجھ پر روب نہ ڈال ورنہ کچھ نہیں بتاؤں گا۔ فہد اترایا۔ اب بول بھی چکو۔ آریان بیزار ہوا۔ بندہ چائے کافی ہی پوچھ لیتا ہے۔ فہد مزید اترایا۔ وہ نخرے دکھانے کے موڈ میں تھا۔ چپ کر، یہ نخرے نور کو دکھانا، میں تیری بیوی نہیں جو تیرے نخرے اٹھاؤں۔ آریان نے نشانے پر تیر چھوڑا۔ فہد جھٹکے سے سیدھا ہوا، لا حول ولا قوت۔ وہ بڑبڑایا اور پھر آریان کی گھوری سے خائف ہوتے جلدی جلدی سب بتاتا گیا۔ اب تو چائے پوچھ لے۔ بات کیا آخر میں اس نے دہائی دی تو آریان نے اسے گھور کر پھر انٹرکام اٹھایا۔ باقر جو اس کا پی اے تھا، ذرا فہد صاحب کے لیے اسپیشل چائے تیار کروا کر لائیے گا۔ وہ اسپیشل پر زور دیتے ہوئے بولا تو فہد کا خلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس لیے پچھلی بار کی اسپیشل چائے یاد آئی جس میں زیادہ پانی، 2 چمچ دودھ، بڑے کھلے دل سے ڈالی پتی اور کنجوسی سے ڈالی گئی چینی تھی۔ اس نے آریان کو گھورا جو مطمئن سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ اپنی کیپ سنبھالتا اٹھا۔ ہمارے غریب خانے بھی آئیے گا، آپ کی تواضع میں انشاءاللہ کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ انشاءاللہ پر بہت زور دے کر بولا۔ آریان نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ وہ دروازے تک پہنچا تو آریان کی آواز آئی، اے سی پی صاحب چاہے تو پیتے جائیں۔ لہجے میں شرارتی۔ فہد نے ارد گرد دیکھا۔ دروازے کے دائیں جانب پڑے ریک پر رکھے ڈبے میں سے 2-3 پین نکال کر اس پر اچھالے، سر پر مار لینا۔ وہ دندناتا ہوا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا چلا گیا، جبکہ آریان کا کہکہ اسے راہداری سے گزرتے ہوئے بھی بخوبی سنائی دیا۔
होटल से CCTV फुटेज निकलवाना आर्यन के लिए कोई मुश्किल काम ना था। अब भी इसका इरादा शाहजेब मेंशन जाने का था। इस वाक़े के बाद से आर्यन वहाँ जा ही नहीं सका। कुछ मसरूफियात और कुछ दानियाल के मना करने की वजह से वो किसी से बात ही नहीं कर सका। ये सब परेशानियों में शादी के हंगामे थम कर रह गए थे। लगता ही नहीं था कि कोई शादी तय पाई है। और तो और इस दुश्मनी जाना को देखे भी तो हफ्ता गुजर गया था, लेकिन आज वो खुद को वहाँ जाने से रोक नहीं पा रहा था। आज इसे दानियाल का वकील बनकर जाना था। इससे ज़िंदगी से ये उम्मीद नहीं थी कि ज़िंदगी इसे इस दुराहे पर ला खड़ा करेगी कि इसे दानियाल शाह के हक़ में बोलना होगा, वो भी दानियाल के किरदार के हक़ में। उदास शाम ने शाहजेब मैंशन पर अपना डेरा जमाया। लॉन्च में तारीकी फैली हुई थी। खुली खिड़कियों से सरमई शाम की बाकी रहती रोशनी अंदर फैली हुई थी। मालूम होता था गोया अंधेरों ने यहाँ डेरा जमा लिया हो और वो एक शख्स अपने साथ सारी रोशनी समेटे चला गया। लॉन्च के सोफे पर बैठे शाहजेब साहब की तमाम तर तवज्जो बिलाशुबा ऊंची आवाज़ में चलते टीवी पर थी। शायद ऊंची आवाज़ इनके अंदर बाहर का शोर मटाने में नाकाम ठहरी थी। तभी तो टीवी बंद करते वो खिड़की के पास जा ठहरे। दिल कभी इस बात की नफ़ी करता कि दानियाल ऐसा नहीं है, तो कभी वो शाम एक कड़वी हकीकत बने सामने आ खड़ी होती। दर्द ही दर्द था जो रगों पे में फैला हुआ था। कभी दिल दलील देता कि नहीं शाहजेब, तुम्हारा खून इतना गंदा नहीं हो सकता, तो इसी लम्हे दिमाग इन तस्वीर की झलकियां दिखाने लगता। अंदर बाहर बस शोर था। खुद को मजबूत दिखा लेते मगर अंदर कबाब जिंदा था। बेटे की इल्तिजा, इसका अपना हक में बोलना इन्हें रात भर सोने ना देता। करवट के बल लेटकर आंसू तो छुपा लेते मगर नींद, वो इस दिन के बाद जैसे रूठ गई थी। न जाने कहाँ था, किस हाल में होगा। उन्हें लगा वो इनसे मजाक करेगा, वो उड़ जाएगा और रात वापस आ जाएगा। बाबा आप भी ना, आपको लगता है मैंने किसी बात को सीरियस लिया होगा। लेकिन रात क्या, एक हफ्ता गुजर गया था मगर इसकी कोई खैर खबर नहीं थी। जो ही बाहर तकते हुए वो लगातार सोचों में गर्क थे कि अब जब अपने पीछे किसी की मौजूदगी से वो चौंके और मुड़े। अपने पीछे खड़ी बेहाल से अपनी शरीके हयात को देखकर उन्हें दोहरे मलाल ने आग घेरा। वो आज हफ्ता बाद इनके सामने थी, वरना इस दिन से दानियाल के कमरे में ही थी। अस्मा आप, वो तड़प कर बोले। मजीद जैसे जुबान हिलने से इनकारी होगी, वो अपनी जगह चोर से बन गए थे। उलझी बाल, महतरूम आंखें जो इनके मुसलसल रोने की चुगली खा रही थी, सूखे होंठ, शिकन आलूद लिबास। वो कहीं से भी मुस्कुराती, चहकती और नफीस सी अस्मा नहीं लग रही थी। शाहजेब, मेरा दानी ला दे, मुझे मेरा दानी ला दें। शाहजेब, वो न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मेरे बच्चे को माफ़ कर दें, इसे ले आए। शाह, मैं माँ हूँ इसकी, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। आप इसे ढूंढते क्यों नहीं? शाह, आप सुन रहे हैं ना? वो इनके कंधे पर सर टिकाए आंसू बहाती सिसकती हुई बोली तो शाहजेब साहब ने खुद को फना होते महसूस किया। अस्मा, संभालें खुद को, इधर देखें। इनका सर अपने कंधे से हटाकर इनका चेहरा अपनी आंखों के प्याले में भरते हुए उन्होंने इन्हें अपनी जानिब मतवज्जो किया। बहुत मोहब्बत से अपनी उंगली के पोरों पर इनके आंसू चुने। मैं भी दुखी हूँ, मेरा भी कलेजा मुंह को आता है। ये सोचकर कि वो कहाँ होगा, मगर जो इसने किया। अस्मा बेगम ने आंसुओं से लबालब आंखें उठाकर उन्हें देखा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है वो ऐसा। मत कहें इसे ऐसा। खुदारा रहम करे मुझ पर और इसे ढूंढ लें, मेरा दानी ला दें। वो बोलते बोलते इनके बाजुओं में झूल गईं। शाहजेब साहब ने आवाज़ देकर नूर और अमल को बुलाया। वो दोनों दौड़ती हुई नीचे आईं। मामा, क्या हुआ आपको? मामा, आंखें खोलें। शाहजेब साहब ने उन्हें सोफे पर लटाया। अमल इनके पास बैठकर इनके हाथ पांव सहलाने लगी तो आगे बढ़कर शाहजेब साहब ने लाइट चलाई। नूर दौड़कर किचन से पानी का गिलास ले आई। पानी के छींटे मारने से वो कसमसाती हुई होश में आई और अपना सर थामा। नूर, लगता है मम्मा का बीपी लो है। अमल इनके हाथ पांव हनूस सहला रही थी। नूर ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर वापस किचन में चली गई और वापस आई तो हाथ में ट्रे था। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए नूर ने स्प्राइट गिलास में डाली। इसमें नमक मिलाने के बाद वो अस्मा बेगम के पास बैठी और उन्हें स्प्राइट पिलाई। चले मम्मा, आपको आपके कमरे तक छोड़ूं?
आराम कर ले, दवाई भी तो खानी है। पाँव बाजुओं के सहारे अमल और नूर उन्हें पकड़ते हुए इनके कमरे तक ले गई। शाहजेब साहब अपने दुखते सर को संभालते सोफे पर गिरने के अंदाज में आ बैठे। अभी इन्हें बैठे चंद सानिये ही गुजरे थे कि दाखिली दरवाज़ा खोलकर आर्यन अंदर दाखिल हुआ। फुल यूनिफॉर्म में संजीदा से चेहरा लिए वो नाक की सीध में चलता इन तक आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया तो आर्यन एक नजर उन्हें देखता सोफे पर इनके बराबर में ही बैठ गया। कभी सोचा नहीं था अंकल कि मुझे आपको दानियाल के किरदार की सफाई भी पेश करना पड़ेगी, मगर अब लगता है ये ज़रूरी है। मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। क्या कहना चाहते हो, खुलकर कहो, संजीदा लहजे में कहते हुए इसकी तरफ रुख किए बैठ के। ये आपको देखनी चाहिए। इसने मजीद कुछ कहे बगैर खाकी लिफाफा इनकी जानिब बढ़ाया जिसे उन्होंने फौरन पकड़ा। तभी अस्मा बेगम को सुलाने के बाद अमल और नूर इनके कमरे से निकली। अमल की नज़र आर्यन पर पड़ी तो आंखें पानी से भर गईं। मुंह पर हाथ रखे वो अपनी सिसकी का गला घूंटते सीढ़ियों की जानिब दौड़ी। अमल यहाँ आओ। आर्यन की आवाज़ पर रुकी मगर मुड़ी नहीं। नूर अभी तक दरवाजे के पास खड़ी थी। सुनाई नहीं दिया, यहाँ आओ। आपकी बार वो करख्त लहजे में बोला तो अमल 90 तोले कदम उठाती इस तक आई। पलकों की झालर उठाकर इसे देखा जो संजीदा मगर नरम निगाहों से इसी की तरफ देख रहा था। रोने के बायस इसकी सूजी आंखें और बुखार से मरचाया चेहरा देखकर आर्यन का दिल डूब कर उभरा। ये DVD प्ले करो। आर्यन ने शाहजेब साहब से लेकर वो DVD अमल को पकड़ाई। अमल ने हैरान नजरों से इसे देखा जिसे जानना चाह रही हो कि ये क्या है। चला कर खुद देख लो, इत्मीनान से कहते हुए इसने सोफे के ऊपर से टेक लगाई। अमल LED के पास गई और DVD प्लेयर में DVD लगाई। LED पर कुछ तौक़ुफ़ के बाद एक होटल की फुटेज चलने लगी। सेंसर ने दरवाज़ा खोला तो कदरे नॉर्मल अंदाज उठाता दानियाल अंदर आया। फिर इर्द गिर्द देखकर गोया वो किसी को ढूंढ रहा था। दूर से ही हाथ हिलाते हुए इसने इस जानब तेजी से कदम उठाए तभी सामने से आती एक लड़की से टकरा गया। अमल, वीडियो रोको। अमल ने वही किया। अब जूम करो। हाँ ठीक है, लड़की के चेहरे पर, बस ठीक। वो अमल को हदायत देता रहा। LED पर लड़की का चेहरा वाज़ेह था। नूर, वो तस्वीर लेकर आओ। नूर ने वहीं TV लॉन्च के तीसरे दराज से तस्वीर का लिफाफा उठाया और आर्यन को देखा। ये देखें लड़की का चेहरा और वो भी देखें। इसने तस्वीर वाली लड़की और LED पर नज़र डाली। हाथी लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा किया। तस्वीर देखते लम्हे के हजारों हिस्से में वो चूंके। जूम आउट करो। शाहजेब साहब ने अब की बार कहा था और अमल ने फौरन ऐसा ही किया। शाहजेब साहब ने तीसरी तस्वीर को उठाया। जिस तरह तस्वीर में दानियाल इसे पकड़े खड़ा था इसी तरह पकड़ा हुआ था। आर्यन तमस्खराना अंदाज में इनके चेहरे की उड़ती हवाइयां देख रहा था। प्ले करो वीडियो। अब वीडियो में वो दोनों एक साथ नीचे गिरे। लड़की तंजिया मुस्कुरा रही थी जैसे तस्वीर में मुस्कुरा रही थी और इसके बाद वो नीचे गिरी रोई। दानियाल उठते हुए हाथ उठाकर कुछ बोलता, यकीनन माजरत कर रहा था। मैनेजर दानियाल के पास खड़ा कुछ कह रहा था, गालिबन माजरत कर रहा था। दानियाल ने हंसकर नफी में सर हिलाया और इसका शाना थपथपाता वहां से चला गया। लेकिन तस्वीर बस गिरने से पहले तक की थी। इस महारत से थी कि वो खुद तस्वीर की हकीकत पहचानने से इनकार कर दी और आर्यन इन्हें धमकियों, उसका रहमानी और स्टैंडर्ड के बारे में सब बताता गया। ये है आपका बेटा दानियाल, जिस पर आपसे ज्यादा मुझे मान है। वो कहकर रुका नहीं और दाखिली दरवाजा पार करता चला गया। मुड़कर एक नजर इसने अमल को देखा जो ममनूनियत के ज़ेरे असर तशक्कर भरे अंदाजे से देख रही थी। इसे दानियाल के अल्फाज याद आए, सिर्फ मम्मा और अमल को मुझ पर यकीन था, सिर्फ वो मेरे लिए स्टैंड ले रही थी। आर्यन मुस्कुराती नजर इस पर डालकर वहां से जा चुका था मगर जाते वक्त तस्वीर और DVD लेकर गया था। इसे अभी अफंदीज की आंखें भी खोलना थी। आर्यन जा चुका था उन्हें हकीकत दिखाकर। वो जैसे सोफे पर ढह गए, इन्हें हर तरफ पछतावों का नाक डसने लगा। वक्त गुजरता है, इंसान चले जाते हैं और पीछे रह जाने वालों के वास्ते बस पछतावे ही पछतावे रह जाते हैं। बाबा। अमल इनके करीब आई। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उन्होंने रुख मोड़ा तो अमल ने नूर को इशारा किया। वह दोनों उन्हें एक नज़र देखती वहां से चली गई। मुत्तहिद दामन बैठे रह गए। रुख मोड़कर खिड़की से बाहर ढलती शाम को देखने लगे।
ایسا اندھیرا وہ اپنے اندر ہر طرف محسوس کر رہے تھے اور آریان کے کاٹدار الفاظ انہیں یاد آئے۔ یہ ہے آپ کا بیٹا دانیال، جس پر آپ سے زیادہ مجھے مان ہے۔ ان کی آنکھوں سے دو بے نام سے آنسو گر کر گریبان میں جذب ہو گئے۔ مڑ کر انہوں نے اپنے کمرے کا بند دروازہ دیکھا جہاں ان کی زوجہ گولیوں کے زیر اثر نیند میں محو تھی جنہیں اس واقعے نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بابا جان، دانیال کی نمناک آواز انہیں اپنے ارد گرد سنائی دی تو وہ بے چین سے ہو کر پہلو بدل گئے۔ دانی میرا بیٹ، وہ رکی، انہیں اپنے ہی الفاظ یاد آئے۔ نہیں ہوں میں تمہارا باپ، مر گیا وہ شازیب جسے تم جیسے بیٹے کے ہونے پر غرور تھا۔ ملا دیا میرا غرور خاک میں تم نے، خاک کر دی ہے مجھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ انہیں اپنی ہی ڈیٹ آواز سنائی دی۔ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ خود دفع ہوگے یا گارڈ بلاؤں؟ صفاق، بہت ہی صفاق لہجہ انہیں سنائی دیا۔ دل کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ لہجہ انہی کا ہے۔ دل میں میٹھا میٹھا سا درد سر اٹھا رہا تھا۔ بابا، میری بات سنیں، یہ ایسا نہیں ہے جیسا دکھایا ہے، یہ ایکسیڈنٹ تھا، وضاحت دیتا لہجہ۔ اچھا، تو آپ لوگ مجھے سرپرائز دینے والے ہیں؟ مسکراتا لہجہ۔ ایک بار میری بات سنیں، التجا کرتا لہجہ۔ میرا قصور؟ بے گناہ لہجہ۔ بابا، آخری کوشش کرتا لہجہ۔ کہاں جائے گا وہ؟ اسما بیگم کی آواز قریب گونجی، آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ میری بلا سے مر جائے، انتہائی صفاق لہجہ۔ یہ میں نے کیا کر دیا، کیا کر دیا میں نے؟ انہوں نے پاگلوں کی طرح سر پیٹتے ہوئے چلا کر کہا۔ یہ ہے آپ کا بیٹا دانیال، جس پر آپ سے زیادہ مجھے مان ہے۔ نہیں ہو تم میرے بیٹے، حق کر دیا تم نے مجھے، جیسے تم جیسی اولاد پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ اپنی ہی صفاق آواز ارد گرد سنائی دینے لگی، پھر اسی کی باز گشت سنائی دی۔ بائیں کندھے میں درد اٹھتا جو دل تک جا رہا تھا، مگر وہ بے پرواہ ہو کر رو رہے تھے۔ یہ ہے آپ کا بیٹا، آپ سے زیادہ مجھے مان ہے۔ بابا، ایک بار اس کی بات سنیں، ہمارا دانی ایسا نہیں ہے۔ عمل کی آواز گونجی۔ بابا، میری بلا سے مر جائے، انہوں نے بے چین ہو کر سینہ مسلا۔ مر جائے۔ انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ انہوں نے صوفے سے اٹھ کر کمرے میں جانا چاہا، مگر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے قالین پر اوندے منہ گرے۔ دانیال، آخری لفظ جو ان کے منہ سے ادا ہوئے وہ یہی تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی عمل زور و شور سے رو رہی تھی اور نور اس کا کندھا تھپ تھپاتی غمگین نظر آ رہی تھی۔ عمل، رونا بند کرو۔ نور، اس کی ہچکی بندی۔ نور نے پانی کے جگ کی تلاش میں نظر گھمائی۔ تم بیٹھو، میں پانی لاتی ہوں۔ عمل نے سر ہلایا اور دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، پھر روتے ہوئے سرہانے پر گرا لیا۔ نور یاسیت سے اسے دیکھتی کمرے سے نکل گئی تو رینکنگ سے نیچے جھانک کر اس نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جگ چھوٹ کر پاؤں کے قریب جا گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے وہ نیچے کی طرف دوڑی۔ اپنے کمرے میں لیٹی عمل حیران ہوتی ننگے پاؤں اور دوپٹے سے بے پرواہ دوڑتی ہوئی رینکنگ کے پاس آئی۔ نظر ٹوٹے جگ پر گئی۔ جھک کر اس نے نیچے دیکھا تو اس کا حال بھی نور سے مختلف نہیں تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی۔ دونوں نے مل کر شازیب صاحب کو سیدھا کیا۔ نور نے ان کی نبض ٹٹولی جو بہت دھیمے انداز میں چل رہی تھی۔ عمل، انکل کی ہارٹ بیٹ بہت سلو ہے۔ نور نے شازیب صاحب کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی عمل کو آگاہ کیا تو عمل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نور کو اس کی آنکھوں میں وحشت ناچتی نظر آئی۔ وہ اٹھی اور دوپٹے اور جوتے سے بے پرواہ کھلے بالوں میں پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی لانچ کا داخلی دروازہ پار کر گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، سر چکرا رہا تھا، مگر اسے اپنے بابا کی زندگی کے لیے دوڑنا تھا۔ وہ حواس بافتہ دوڑ رہی تھی۔ افندی اس کے گیٹ پر موجود گارڈز نے حیرانی سے دروازہ کھولا۔ عمل جو ہی روتے بھاگتے لانچ میں داخل ہوئی۔ لانچ میں LED کے پاس بیٹھی فلک ساکت تھی، ہاتھوں میں پکڑی تصویر کو وہ گو مگو کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر لانچ میں بیٹھے سب نفوس کی نظر عمل پر پڑی جو بے حال نظر آ رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتا آریان اسے ایسے حلیے میں کھڑا دیکھ کر ششدر رہ گیا تو اس نے افسرہ بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے اپنی شال اتار کر اسے دی۔ شال پکڑے وہ عمل تک آیا جو آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کسی محافظ کو کھڑے آریان نے اس کے ارد گرد شال لپیٹی۔ بابا، ہوش نہیں، ہارٹ بیٹ لو، میرے بابا۔
बेरबत जुमले बोलते हुए वो चकरा कर गिरने लगी कि आर्यन ने बेसाख्ता इसे थामा। ओह शिट, सारम भाई गाड़ी लेकर जाएं, अंकल शसीब को हॉस्पिटल ले जाएं। फलक, आकर अमल को संभालो। आर्यन ने अमल को बाजू में उठाया और आगे बढ़कर इसे सोफे पर लटा दिया। फलक चौंकी और दौड़कर अमल तक आई। आलिया किचन की तरफ दौड़ी। आर्यन और सारम फरहान साहब के साथ शहजेब मेंशन चले गए। शहजेब साहब को हार्ट अटैक हुआ था और ट्रीटमेंट के बाद अब तक वो बेहोश थे। नूर और अस्मा हॉस्पिटल आ चुकी थी। सुबह के 5 बज गए थे। अमल को जब से होश आया था वो मुसलसल रो रही थी, मगर अब भी इसने फलक से कोई बात नहीं की थी। फलक भी इसके साथ रो रही थी। आलिया से अब अमल को संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी आर्यन दाखिली दरवाजे से दाखिल हुआ, अमल को लेने आया था। आलिया और फलक ने इसे देखा तो आर्यन ने इन्हें जाने का इशारा किया। आलिया किचन में चली आई जहां परहेजी खाना तैयार हो रहा था। फलक भागकर अपने कमरे में चली गई तो आर्यन लंबे लंबे डग भरता अमल तक आया। अमल, इसके पास घुटनों के बल बैठकर वो बहुत नरम लहजे में गोया हुआ तो अमल ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर इसे देखा। आर्यन को इन गहरी आंखों में हिज़्न और दुख के सिवा कुछ नजर नहीं आया। हम हॉस्पिटल जाएंगे, अभी तुमने रोना नहीं है। अंकल को देखकर वो पहले ही बहुत परेशान है, तुम ऐसे देखकर मजीद परेशान हो जाएंगे। आर्यन इसे समझाते हुए बोला और बहुत प्यार और मान से इसके चेहरे पर से आंसू साफ किए। अब रोना नहीं है, बस चुप। अमल फौरन सर हिलाते हुए चुप हुई तो आर्यन ने कंधे पर झूलती इसकी शाल को पकड़ा और इसके सर पर दे कर सलीके से इर्द गिर्द लपेट दिया। चलो आओ। अमल ने एक नज़र इसके बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर अपना हाथ इसके हाथ में देती उठ खड़ी हुई। वो दोनों गेट से बाहर आ गए जहां आर्यन की गाड़ी खड़ी थी। इसे सीट पर बिठाकर इसकी जानब का दरवाज़ा बंद करने के बाद आर्यन घूमकर अपनी तरफ वाली सीट पर आने लगा। तभी किसी ने इसे आवाज़ दी। मुड़कर देखा तो पीछे फाहद खड़ा था। खैरियत है यार, भाभी की ऐसी हालत? फाहद ने हैरानी से पूछा। वो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से लौट रहा था। इस दिन से दानियाल तो घर ही नमाज पढ़ता था, मगर वो हैरान था कि आज आर्यन नमाज पढ़ने क्यों नहीं आया। इसका इरादा फंदीस के यहाँ से होकर जाने का। तभी से आर्यन और इसके साथ अमल नजर आए। बाहर आते नजर आए तो वो लपक कर इन तक आया। अंकल शहजेब को हार्ट अटैक हुआ है, आर्यन ने इसे बताया तो इसने दुख से सर हिलाया। जाओ तुम लोग फिर। आर्यन ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली और एक नज़र फाहद को देखता गाड़ी भगा कर ले गया। सारे रास्ते अमल खामोशी से गाड़ी से बाहर देखती रही। जिस वक्त वो आईसीयू के पास पहुंचे इसी वक्त एक नर्स आई। आईसीयू से निकली और बिना इनकी तरफ देखे वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ दौड़ी। आर्यन, मेरे पापा? अमल ने रूहान से लहजे में इसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा। सब ठीक है, रोना नहीं है। आर्यन इसे खामोश करवाया। चेयर पर बैठी नूर इसकी तरफ आई और उसे कंधों से थामे वापस ले जाकर चेयर पर बैठाया। डॉक्टर नर्स के साथ आए और आईसीयू में चले गए। नूर, इधर आओ। नूर सर हिलाते आर्यन के पास आई। आंटी और सारम भाई कहाँ हैं? खाला जानी नमाज पढ़ने गई थी और सारम भाई दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर तक गए हैं। ठीक है, अमल और आंटी का ख्याल रखो। तभी डॉक्टर बाहर आए और फरहान साहब की तरफ चले आए। आर्यन भी फौरन इनकी तरफ आया। आप में से दानियाल कौन है? डॉक्टर, वो इनके बेटे हैं, वो घर गए हैं किसी काम से। आर्यन ने वजाहत दी। तो आप कौन हैं मरीज के? मैं इनका दामाद हूँ। आर्यन के कहने पर डॉक्टर ने सर हिलाया। मिस्टर आर्यन, आपको मेरे साथ चलना होगा। आर्यन डॉक्टर के साथ इनके केबिन तक चला आया। डॉक्टर के सामने वाली कुर्सी संभालते हुए आर्यन परेशान नजर आ रहा था। ऐसा है कि शहजेब साहब अभी गनूदगी में हैं और दानियाल जामनी अपने बेटे को मुसलसल बुला रहे हैं। ये हार्ट अटैक बहुत स्ट्रेस की वजह से आया है। मैं नहीं जानता कि आपके फैमिली इश्यूज क्या हैं और दानियाल यहाँ क्यों नहीं है। हमें अपने मरीज की सेहत से कंसर्न है। दानियाल यहाँ होंगे तो यही बेहतर रहेगा। शायद दानियाल की मौजूदगी इन्हें मुकम्मल होश में ले आए, वरना अगर यूं ही चलता रहा तो। डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़कर संजीदगी से आर्यन को देखा। गहरा सांस भरते हुए आर्यन ने सर हिलाया और थके थके कदम उठाता वो कैबिन से बाहर आया। न जाने दानियाल मानेगा या नहीं, मगर आर्यन के लिए इस वक्त शहजेब साहब की जिंदगी अहम थी। फोन पर फाहद का नंबर मिलाते वो कोने में आ खड़ा हुआ। फाहद, दानियाल को हॉस्पिटल लेकर आओ। आर्यन ने सलाम के फौरन बाद कहा और फाहद की सुने बगैर कॉल काट दी।